Good morning, students. This is your fourth unit, chapter 13, which is divided among three parts. Which is first part is Supreme Court of India, then High Court, and then Judicial Review. ये यूनिट मैं अभी इसीलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आपका इसमें से आपको असाइनमेंट सेकंड बनाना है। तो आप पहले जो है इस चैप्टर 13 को अच्छे से पढ़ेंगे और इसी में से आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय, उनका गठन कैसे होता है और क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय की, तो मैं आपको दिखाना, यहाँ मैंने दिखाया कि ये हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो है पिक्चर है। इसके बाद हम भूमिका पर आएंगे। भूमिका में आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय क्यों बनाए जाते हैं किसी भी देश में। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर संघीय प्रणाली शुरू की गई है और संघीय प्रणाली को डिवाइड किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। अब जो राज्य और केंद्र सरकार बीच जो है अपना अपना कार्य करती हैं, इनके कार्यों में किसी प्रकार का जो है रोक टोक ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना आए, आपस में झगड़े ना हो, ये अपने अपने क्षेत्र में अच्छे प्रकार से काम कर सके, सुप्रीम कोर्ट का किया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लोगों को न्याय दिलवाना है नहीं, इसके अलावा भी एक काम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। संविधान के अनुसार भारत की संघीय सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार और भारत की जो राज्य सरकार है, दोनों ही मिलजुल कर काम करें या दोनों ही अपने क्षेत्र अधिकार में उचित प्रकार का काम करते रहें बिना किसी टोक के, बिना किसी हस्तक्षेप के। ये अगर इनके बीच कोई झगड़ा हो भी जाता है तो इन झगड़ों का निपटारा जो काम है वो न्यायपालिका का होता है। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो होती है वो किसी भी देश की क्या होती है, लोकतांत्रिक। तो इस तरह से जो है भारतवर्ष में जो है सर्वोच्च न्यायालय को, इस जो संघीय प्रणाली है उसके झगड़ों को निपटारा करने के लिए, दूसरा संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चले इस काम को करने के लिए, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है सर्वोच्च न्यायालय का वो है उन मौलिक अधिकारों की रक्षा कर क्या होते हैं, क्यों होते हैं और ये क्यों जरूरी है व्यक्ति के लिए। तो इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इनका जो संरक्षण का काम है वो सारा का सारा किसके लिए दिया गया है, वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आप लिखेंगे अपनी भूमिका के अंदर। फिर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, परिभाषाएं जो परिभाषा दी है ये आप जरूर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको पीपीटी में हिंदी में लिख कर दी है तो आप इसको डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। पहला, जैसे जी ऑस्टिन कहते हैं कि उच्चतम न्यायालयों को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुतः सामाजिक का भार सौंपा गया है। ये थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ है लेकिन आप समझ जाइए जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद चांसलर केट है। चांसलर केट कहते हैं जहां कोई न्यायिक विभाग विधियों की व्याख्या करने एवं अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए नहीं होता, वहां सरकार पूरकता से ही समाप्त हो जाती है। यानी तो ये दो भूमिका लिखने के बाद ये दो डेफिनेशंस आप जरूर लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड जो है मैंने यहाँ पर दिखाया है कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। यहाँ पर श्री शरद अरविंद बोबड़े जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और यहाँ पर मैंने उनकी पिक्चर भी दिखाई है, इस तरह से वो दिखते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें इस स्लाइड को कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पिक्चर को भी ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि है न्यायाधीशों की नियुक्ति। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो संगठन पूछते हैं न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय की रचना क्या है, संगठन क्या है, वो जो पूछते हैं उसमें आपको ये प्रोसेस देनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और कार्य पूछ लिया जाए तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें अनुच्छेद जरूर लिखें। एमसीक्यू में कई बार पूछा भी गया है अनुच्छेद 124 जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया है। फिर जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, हम बुक में नहीं बांटा गया है दो भागों में, बट मैं यहाँ पर आपको ईजिली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जो नियुक्ति की प्रक्रिया उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली है कॉलेजियम प्रणाली और दूसरा है नया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। कॉलेजियम प्रणाली जो है भारत के संविधान जब बना था तभी से ये लागू है। कॉलेजियम प्रणाली में जब सबसे पहले जो आप बात ध्यान रखेंगे वो ये कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीश, जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति एक कॉलेजियम के माध्यम से करता है, जिसमें कॉलेजियम में क्या होता है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका परामर्श राष्ट्रपति लेता है और मुख्य
मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देने के लिए 4 और अन्य वरिष्ठ जो कहें कि रैंक वाइज बहुत ऊपर हैं, एज वाइज और रैंक वाइज और अपने अनुभव वाइज ऊपर हैं सूची में, उन जो पहले 5 है जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जो 4 अन्य जो न्यायाधीश होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये कोलेजियम है और ये कोलेजियम क्या करता है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि कौन कौन सा न्यायाधीश आपको सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करना है। तो अनुच्छेद 124 में कोलेजियम प्रणाली को दिया गया। ये एक पुरानी प्रणाली है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि भारत में वर्तमान में जो है, हालांकि शुरुआत जब संविधान की हुई थी तो सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन अगर अब बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। तो इस जो नंबर को है आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि टोटल 34 जजेस आर देयर, इन विच 1 इज चीफ जस्टिस एंड 33 आर अदर्स जो है अन्य जजेस होते हैं। अब हम आते हैं नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन की तरफ, जो कि 1915 में मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था, जो आपकी बुक में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, बट यहाँ पर इजी लैंग्वेज में मैं आपको इस पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जो नया राष्ट्रीय न्यायिक आयोग है ये 2015 में बनाया गया था और इसमें टोटल जो है 6 सदस्य होते थे। चीफ जस्टिस तो हैं ही ऑफ कोर्स, उसके अलावा 6 सदस्य कौन कौन होते थे, इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो शामिल होंगे, टोटल हो गए 3। इसके अलावा एक विधि मंत्री होगा, जो लॉ मिनिस्टर, जो मोदी गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज है उसमें एक लॉ मिनिस्टर होते हैं, तो वो एक इसमें होंगे, तो 4 हो गए। और फिर 2 जो होंगे जो प्रबुद्ध होंगे, जो बुद्धिजन व्यक्ति होंगे वो इसमें शामिल होंगे। अब ये 2 प्रबुद्ध बुद्धिजन व्यक्ति कौन होंगे, कौन डिसाइड करेगा, ये करेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो विपक्ष का नेता है। ये एक 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जिसमें लॉ मिनिस्टर भी शामिल होगा। ये 3 सदस्य जो कमेटी बनेगी, विपक्ष का नेता आपको पता ही कि दूसरी पार्टी से होता है, अपोजिट पार्टी से, जिसे बहुमत नहीं मिला है। तो यानी कि एक तो प्रधानमंत्री होंगे, बहुमत जो विपक्ष की पार्टी होगा उसका नेता होगा, और तीसरा जो है इम्पोर्टेंट इसमें एक विधि मंत्री होगा। तो 3 नियुक्त किए जाएंगे, तीनों की एक कमेटी होगी और वो नियुक्त करेंगे जो अन्य न्यायाधीश हों, जो 2 प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे उनको डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से 6 मेंबर जो है न्यू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में शामिल किए गए थे। इन 6 मेंबर्स में से जो यानी कि मैंने बता दिया है, डिवाइड कर दिया कि 6 मेंबर्स किस किस तरह से हैं। इसमें जो 2 प्रबुद्ध व्यक्ति लिए उनमें से एक जरूरी है ये जानना कि वो जो एक अनुसूचित जाति से जरूर हो, जनजाति से जरूर हो, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व करते हों। तो ये आपका 2015 में बना न्यू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा और ये अभी तक बंद पड़ा है। तो आज भी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो पुराने ही जो आर्टिकल 124 के तहत कोलिजियम प्रणाली है वो करते हैं। तो राष्ट्रपति, आप एक मेन जो लाइन है, टैगलाइन, ये जरूर याद रखें कि न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, खासतौर पर मुख्य न्यायाधीश की। और जो अन्य 33 न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किससे होगी, परामर्श से, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होगी। तो ये आर्टिकल 124 के तहत आपको याद रखना है। तो इस तरह से मैंने दोनों जो डिवाइडेशन थी कोलिजियम प्रणाली के और न्याय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की, ये दोनों कर दिए हैं, समझा भी दिए हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी जगह पर, अगर मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर नहीं है, किसी वजह से वो बाहर चले गए या उन्होंने अचानक से त्याग पत्र दे दिया, तो उनकी जगह पर वहाँ पर कौन काम करेगा, तो वहाँ पर काम करेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ऑफिशिएटिंग चीफ जस्टिस। तो वो काम करने के लिए होते हैं। तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उनकी जगह कौन काम करेगा, क्या कहलाएगा, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीज कहलाएंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट न्यायाधीशों का टाइप आता है जिसे कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश जो हैं इन्हें एडहोक, प्लीज़ वॉल्यूम आप कम रखिए, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज़ वॉल्यूम कम रखिए, मैं लाइव यूट्यूब पे कर रही हूँ वीडियो, थैंक यू। तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहोक जजेस जो होंगे, वो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जजेस, ये क्यों होते हैं? मान लीजिए कि न्यायाधीश जो हैं, मैंने जैसे बताया कि टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, इनमें से कुछ न्यायाधीश जो हैं मान लीजिए ना हो, उनकी अपॉइंटमेंट ना हुई और न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर बहुत सारा बर्डन बढ़ता जा रहा है न्याय काम का, तो ऐसे में जो तदर्थ न्यायाधीश हैं वो काम करते हैं। इन्हें एडहोक जजेस भी कहते हैं, जो कि मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश में बताया है। एक गणपूर्ति शब्द भी आता है जिसे इंग्लिश में कोरम कहते हैं।
चीफ जस्टिस मान लीजिए न्यायाधीशों का कोई सत्र बुलाना चाह रहा हो, उसमें पूरे न्यायाधीश ना हो, गणपूर्ति ना हो रही, एक पर्टिकुलर गणपूर्ति का मतलब होता है कि पर्टिकुलर संख्या सत्र में होनी बहुत जरूरी है। अगर वो ना हो तो उसकी जगह किसी भी उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को सकता है, तो वो तदर्थ न्यायाधीश कहलाते हैं। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखें। इसके अलावा न्यायाधीशों की योग्यता के ऊपर आते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यायाधीशों की योग्यता दो जरूरी है। एक तो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी मुख्य विशेषता ये है कि उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुके हों। अगर ये भी योग्यता उनके अंदर नहीं है तो एक दूसरी योग्यता आती है, वो कि वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रह चुके हों। अगर ये भी टर्म वो पूरी नहीं करते हैं, ये भी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करती है, तो एक और आती है ये कि अगर राष्ट्रपति की दृष्टि में, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है न्याय प्रणाली का या फिर लॉ का बहुत बड़ा जानकार ज्ञाता है, तो उसे राष्ट्रपति अपनी तरफ से अपॉइंट कर देता है। तो इस तरह से जो ये आपके हैं न्यायाधीशों की योग्यता, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं टेन्योर ऑफ जजेस, यानी कि अवधि कितनी होती है। तो आप ध्यान रखें, इनकी आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि एक न्यायाधीश कितने वर्षों तक रह सकता है। तो 65 वर्ष जो है आयु होती है। 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक वो जज बन के रहेगा। 65 वर्ष के बाद जजेस नहीं रहेंगे। मान लीजिए उसके बावजूद भी टेन्योर से पहले किसी न्यायाधीश को हटाना चाहते हो, दो वजह से। एक तो वो मिसबिहेवियर उनका प्रूव हो जाए, या ये प्रूव हो जाए कि वो इनकैपेबल हैं, हिंदी में कहेंगे कि कदाचार, या फिर अयोग्यता या असमर्थता अगर सिद्ध हो जाती है न्यायाधीश की, तो ऐसे में 65 वर्ष पूरे करने से पहले ही उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग, इंग्लिश में इम्पीचमेंट। तो इस महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए, लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्य लिख कर ये बता दें कि ये जो चीफ जस्टिस है या फिर ये सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, ये जो है इनकैपेबल हैं या अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया वो लिख कर देते हैं किसी भी सदन में। वो लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। अगर लोकसभा को वहाँ पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो वो एक कमेटी का गठन करेगा। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है, जो कि ये जांच करती है कि न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग चलाया जाए या नहीं। अगर कमेटी हाँ कर देती है तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा, जिस भी सदन में वो कमेटी बनी है, उस सदन के उपस्थित सदस्यों का 51% यानी बहुमत हाँ कर दे महाभियोग के लिए, या फिर जितने भी उपस्थित है उनका 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य, लगभग 66% सदस्य अगर हाँ कर देते हैं, तो वो सदन में पास समझा जाएगा महाभियोग, यानी कि जजेस पे महाभियोग की प्रक्रिया वहाँ पर कंप्लीट मानी जाएगी। फिर वो अगले सदन में जाता है। अगले सदन में भी सेम यही प्रोसेस होती है, जो टोटल सदस्य हैं उनका बहुमत हो, या फिर जो उपस्थित सदस्य उनके 2/3 सदस्य पास कर दें इम्पीचमेंट को। तो इस तरह से महाभियोग दोनों सदनों में पास हो जाता है, और फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दें तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और यहाँ पर न्यायाधीश को हटा दिया जाता है पद से। हालांकि भारत में अभी तक कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं हुई है, लेकिन बहुत ये इसलिए है कि न्यायपालिका निष्पक्ष रहे, उसके ऊपर किसी प्रकार का सरकारी दबाव ना हो, इसीलिए ये महाभियोग की प्रक्रिया इतनी डिफ़िकल्ट बनाई गई है, ताकि न्यायाधीश जो है अपना काम अच्छे तरह से कर सके, उनको महाभियोग का कोई डर ना हो। फिर आते हैं वेतन और भत्ते। ये बुक में आप देख लीजिएगा कितना होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेवानिवृत्ति के बाद ये वकालत नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपको एमसीक्यू याद रखना है। न्यायाधीशों को कुछ स्वतंत्रताएं भी हैं, जैसे कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए न्यायाधीशों के लिए सभी न्याय संबंधी कार्यों निर्णयों को आलोचना से मुक्त रखा गया है। संसद भी किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर वाद विवाद नहीं कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे इनको छूट मिली हुई है। और फिर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे हम कार्य करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।